बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे मनुष्यों का पाचन तंत्र, मनुष्यों का पाचन तंत्र। प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग देखे तो उस दिन की भोजन किस तरह से कैसे कैसे पेट में जाता है और वहां पर उनका क्या क्या क्रिया होता है। भोजन बहुत सारे रास्तों से होकर जाता है और वो पचता भी कुछ उसी तरह से है। यानी कि हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे बड़ी हद तक कि भोजन कुछ इस तरह से जाता है और जाकर के पचता हुआ चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। बहुत आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत, यानी छोटी आंत का एक और नाम है क्षुद्रांत। क्या नाम है? क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, कैसे डिजाइन किया गया है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, खींचने के लिए छोटी आंत को कैसे कैसे अभिकल्पित किया गया है, यानी कि डिजाइन किया गया है। छोटी आंत को कैसे डिजाइन किया गया है, तो देखिए सबसे पहले छोटी आंत को तो बहुत बड़ा बनाया गया है। छोटी आंत को बहुत बड़ा बनाया गया है। दूसरा चीज, छोटी आंत एक पाइप की तरह होता है। छोटी आंत एक पाइप की तरह होता है। इस पाइप में बहुत सारे रसांकुर डाले गए हैं। बहुत सारे रसांकुर डाले गए हैं जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को क्या करते हैं, वो खींचते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं, रक्त से जुड़ा हुआ नली लगा रहता है जो भोजन में उपस्थित महत्वपूर्ण पदार्थों को रक्त में क्या कर लेता है, खींच लेता है। रक्त में क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो इस तरह से डिजाइन किया गया है। देखो, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं। इनमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनियों का एक जाल बिछा हुआ है। रक्त वाहिनियां यानी कि लिम्फ वाहिनियां क्या है, जैसे कि भोजन हम लोग जो भी करते हैं तो कहीं ना कहीं से होकर के रक्त में तो जाता ही है, रक्त में जाता है। वो रक्त में जाने का माध्यम कहाँ रहता है, इस छोटी आंत में। कहाँ रहता है, छोटी आंत में। देखिएगा तो ऐसा कुछ जाल बिछा हुआ रहता है, इसमें ऐसा कुछ जाल बिछा रहता है। विस्तरण द्वारा भोजन का प्रोटीन, विस्तरण का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट संपर्क में आने के बाद ये खींचता है। तो विस्तरण द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन आदि इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनियों में होता है। इसके अतिरिक्त क्षुद्रांत की संकुचन और अनुशीतलन भी भोजन के अवशोषण में एक सीमा तक सहायक होती है। क्षुद्रांत के संकुचन और अनुशीतलन क्या है, जहां भी ये नली का बात आता है इसमें फैलाव और सिकुड़ाव होता है। यह ऐसे ऐसे होता है, फूलता पिचकता है, फूलता पिचकता है। तो फूलते पिचकने के कारण भी ये जो भोजन होता है वो पच जाता है ज्यादातर से। प्रश्न था कि हमारे भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को कैसा बनाया गया है। तो सबसे पहले छोटी आंत में असंख्य, असंख्य का मतलब इतना रसांकुर डाला गया है जितना गिना भी नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले तो उसमें बहुत सारा रसांकुर डाला गया है जो भोजन के प्रोटीन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। उसमें रक्त वाहिनियां डाली गई है, लिम्फ वाहिनियां डाली गई हैं। रक्त वाहिनियां डायरेक्ट उसको रक्त में ले लेता है वहां से। इसके बाद में उस छोटी आंत में अनुकुंचन यानी कि फैलना और सिकुड़ना भी होता है। छोटी आंत में फैलना और सिकुड़ना भी होता है, जिसके कारण भोजन और ज्यादा पचने में सहायक हो जाता है, भोजन और जल्दी पच जाता है। तो ये सब रीजन है जो कि पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को बनाया गया है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को कैसे बनाया गया है, सबसे पहले उसमें बहुत सारा रसांकुर डाला गया है। रसांकुर पचे हुए भोजन में का
भोजन में का सारा प्रोटीन ग्लूकोज वगैरह खींच लेता है, उसमें ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां डाली गई हैं, वो डायरेक्ट उसको रक्त में ले लेता है। और तीसरा चीज है उसमें जो फैलाव और सिकुड़ाव होता है उसके चलते भी भोजन क्या हो जाता है, पचने लगता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है और कौन कौन। मनुष्य के मुख में एक चीज निकलता है, वो हमेशा निकलता रहता है, वो होता है लार। लार खाइए चाहे न खाइए हमेशा निकलता रहता है, निकलता रहता है। कितने आदमी का सोते वक्त लार निकलता है। आपको पता है सुबह उठ करके कुल्ला नहीं करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए तो थूकना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि रात भर का जो लार है अगर पेट में जाएगा तो भोजन जल्दी पचता है। रात भर जो छी नहीं है वो रियल बात है। सुबह उठ करके पानी पी लीजिए, डायरेक्ट बासी मुंहे पानी पी लीजिए, ताकि जो अंदर का लार बना हुआ है वो सब कहां चला जाए, पेट में चला जाए। वो जरूरी होता है, थूकना नहीं चाहिए सुबह में। अब ये नहीं कि खखार आया है उसको भी थूक नहीं रहे, वो थूक देना चाहिए। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और कौन कौन। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और इनसे निकलने वाला लार यानी कि स्लीबा नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। इन ग्रंथियों के नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैड्यूलर ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। 3 को ग्रंथि लगा हुआ है जिससे लार निकलता है। 3 ग्रंथि मुख गुहा में लगा हुआ है जिससे लार निकलता है, नलिकाओं के माध्यम से जाकर के यह मुंह में गिरता है, भोजन में गिरता है। कौन कौन सा ग्रंथि है वो, पैरोटिड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और इसके बाद सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि देखिए 3 को ग्रंथि लगा है, एगो यहां पे लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, एक जिभिया के नीचे लगा हुआ है, जिभिया के नीचे लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है यहां पर। सबमैंडिबुलर ग्रंथि है, देखो ये यहां पे, ये सबलिंगुअल ग्रंथि है और ये पैरोटिड ग्रंथि है। ये जीभ है और ये दांत है, ये वाला दांत है। तो इस तरह से ये 3 को ग्रंथि हम लोगों में लगा हुआ है, मनुष्य में लगा हुआ है, जो लार का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है। अगर ये लार न निकले तो समझ लीजिएगा कि भोजन अच्छा से पचेगा नहीं, भोजन अच्छा से पचेगा नहीं। अगला आता है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व तो कौन कौन सा है। एक क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। उसमें से हमें यह सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल का जरूरत है। किसका जरूरत है, क्लोरोफिल का हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम एक क्रोटन या कोलियस का चित्तीदार पत्ती को तोड़कर उसके हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित किया जाता है। अब इस पत्ती को बीकर में पानी लेकर कुछ देर तक उबालने के बाद उसे गर्म एल्कोहल या स्प्रिट में डाल दिया जाता है। अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में डालकर उबाला जाता है। 2-3 को काम हुआ। सबसे पहले क्रोटन या कोलियस का एक चित्तीदार पौधा लेना है, पत्ता लेना है। उस पत्ता में 2-3 को जो चित्ती होगा जैसे हरी और सफेद, उसको रेखांकित कर लेना है कि ये लाइनिंग है। अब इसको बीकर में, कटोरी में, गिलास में, कुछ में भर के उबालना है। उबालने के बाद उसे गर्म एल्कोहल या स्प्रिट में डाल देना है। पानी में उबालने के बाद उसको लेकर गर्म अल्कोहल में, एकदम जलते हुए अल्कोहल में उझिल देना है। अब एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाला जाता है। अब क्या किया जाता है कि इस अल्कोहल वाला जो बीकर है, सबसे पहला एक पतई लेंगे। क्या लेंगे, एगो पतई। पतई को पानी में रख के उबालेंगे। क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद उस पानी में से पतई को निकालेंगे। ये नहीं कि खा जाएंगे उबाल के नमक छीट के, नहीं, उसको
हाँ पतई खाता नहीं है आदमी। पालक का कौची होता है, पतइये ना होता है। पत्ता गोभी का कौची होता है, पतइये ना होता है। पेकची का कौची होता है, पतइये ना होता है। पान, पान सब कोई कहाँ खाता है, तू खाता है का? चुप रहो। अरे कितना दिन पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले होली खाते थे? कितना दिन पहले खाते थे जी? 20 साल पहले? हाँ जब बूढ़े थे तो। देखो है, सबसे पहले पतई लेना है, सबसे पहले पतई लेना है। पतई लेकर के पानी में रख के क्या करना है, उसको उबालने के बाद अब उसको पतैया को निकाल के एल्कोहल में, गरम गरम एल्कोहल, एल्कोहल समझ में आता है ना, शराब या स्प्रिट में डाल देना है। किस में डाल देना है? स्प्रिट में डालने के बाद अब उस स्प्रिट वाले डिब्बे को उठा के पानी में रखना है, फिर उबालना है। कितना काम कर दिए। अगला, थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि स्प्रिट हरे रंग का हो गया है। स्प्रिट किस रंग का हो गया है? क्योंकि इस पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में घुल जाता है। साग को बनता होगा तो देखे होंगे, सगिया के पनिया जो होता है हरियर हो जाता है। ऐसे ही इहो पनिया कैसन हो जाएगा अब? हरियर। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसको उबालते उबालते हल्का पीला रंग का हो जाए, चाहे उजला हो जाए, तब गैस बुता दिया जाता है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह से धो लिया जाता है। अब उसको जब पतैया ठंडा हो जाएगा, गरम गरम पतई नहीं छूना है, हाथ जल जाएगा, तो उसको पानी से बढ़िया से फिर मल मल के धो देना है। धो के अब सोचेगा कि धोने में तो टूट ही जाएगा, आराम से धोना है। इसके बाद पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डाला जाता है। पेट्री डिश से कंफ्यूज मत होना, अंडा का ऑमलेट एगो बनता है ना, वो भगौना में कुछ रहता है, वो ओइसने एगो पेट्री डिश में रख के पतैया के ऊपर आयोडीन का कुछ बूंद डालना है। क्या करना है? आयोडीन डालना है उस पर। क्या डालना है? आयोडीन डालना है। और जब आयोडीन डाला जाता है तो देखा जाता है पत्ती की हरी चितियों वाला भाग गाढ़ा नीले रंग का हो गया है, परंतु पत्ती का सफेद चितियों वाला भाग नीला नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हरे चितियों वाली भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, जिसके कारण उस हिस्से का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, परंतु सफेद चितियों वाला भाग में क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसीलिए वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल को बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बिना संपन्न नहीं हो सकती। क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं हम? देखिए होता क्या है, सबसे पहले एक कोलियस या क्रोटन का पौधा लेंगे। कोलियस या क्रोटन का क्या करेंगे? पौधा लेंगे। पौधा में से को पतई तोड़ेंगे। पतई में जो हरा वाला भाग है उसको हम रेखांकित कर लेंगे। अब क्या करेंगे? उसको पानी में रख के उबालेंगे। पानी में रख के उबालने के बाद उसको गरम गरम स्पिरिट में लेकर डाल देंगे। स्पिरिटवा के डिब्बे में उठा के रखेंगे पानी में, फिर उसको उबालेंगे। तब तक उबालेंगे जब तक वो हरा ना हो जाए और पानी का रंग हरा ना हो जाए और पत्ती सफेद या पीला ना हो जाए। अब उस पत्ती को निकालेंगे, पानी से धोएंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर पानी से धोएंगे। धोने के बाद उसको पेट्री डिश में रख करके, ऑमलेट बनाने वाले प्लेट में रख करके उस पर क्या डालेंगे? आयोडीन की बूंद डालेंगे। जब आयोडीन की बूंद डालेंगे तो आप एक वहां पे घटना देखिएगा। क्या घटना देखिएगा? कि हरी चितियों वाला भाग गाढ़ा नीले रंग का हो गया है और सफेद चितियों वाला भाग नीला रंग का नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि जहां क्लोरोफिल था वो हरा नीला रंग का हो गया
और जहां क्लोरोफिल नहीं था वो सफेद के सफेद ही रह गया। इससे पता चल रहा है कि बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण संभव। समझ में आ गया? बोलिए। एक और प्रयोग दिखाना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। एक और हमें प्रयोग करना है जिसमें यह बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन डाई। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश, ये चारों का आवश्यकता है। हमें अभी तक हम लोग अभी तुरंत सिद्ध किए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हाँ क्या हुआ? कुछ दिक्कत है? हम अभी तुरंत ये सिद्ध किए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल आवश्यक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 आवश्यक है। क्या आवश्यक है? CO2। बहुत आसान है इसको भी। उसके लिए क्या किए थे हम? एगो क्रोटन या कोलियस का पौधा लिए, पत्ती लिए, उसका पत्ती को पानी में उबाले, उबाल के फिर स्पिरिट में डाले। स्पिरिट में डालने के बाद स्पिरिट को डब्बा उठा के पानी में डाले, उबाले, तब तक उबाले जब पतई हरियर या पियर ना हो जाए। व्हाइट या पीला हुए होता है, पियर पीला। अब जब वो हो गया तो ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, धोएंगे पानी से। अंडा का प्लेट मत बोलो, अंडा अंडा किया हनुमान नाम है। ओ में नौमी चल रहा है। हम समझाने के लिए समझाएंगे, तुमको अंडा अंडा खाली कर रहा है, हमको भी अंडा कभा रहा है। उसको अंडा वाले पेट्री डिश में रखेंगे। क्या डालेंगे उस पर? आयोडीन का बूंद डालेंगे। तो ये देखेंगे कि जो हरा चीती वाला भाग था वो नीला हो गया, लेकिन सफेद वाला नीला। इससे पता चलता है कि क्लोरोफिल वहां पे नहीं था। जो नीला नहीं हुआ वो क्लोरोफिल। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी। अच्छा, रामनवमी चल रहा है ना, इसमें कुछ कोई घर के खाना नहीं चाहिए, सुना है ना, बताया गया है ना। कोई कुछ बिगड़ रही तो उठाई है जब मौत। यही में सब जो डायन चुड़ैल होती है सब अपना सिद्ध करती है, पता नहीं कैसे। डायन चुड़ैल जो होती है ना, जैसे हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे, लेंस सूत्र सिद्ध किए थे, तो उसमें अपना वो लोग तंत्र विद्या सिद्ध करेगी सब जाके। या हिम क्रीम चामुंडाय स्वाहा करके। सब कुछ सब सीखता है। वो जो होता है सब डायन चुड़ैल वाला, ये सब ये कुल का है जाके सीखता है। क्या है? अरे हम लोग मान लो कि सीखते हैं कि खाना कैसे बनेगा, पढ़ाया कैसे जाएगा, ये क्लोरोफिल के आवश्यक है। वो लोग सीखता है कुछ चीजें के, कैसे डायन किया जाए, कैसे मंत्र चुड़ैल बना जाए। सीखती नहीं है, सीखता भी है। डायन अब आदमी भी होता है, डायना होता है। अच्छा, ये क्या है जी? ये समझ में ना आता है। चल, कैसे सीखता है, काहे सीखता है ये बताओ। अच्छा, उन लोग को फायदा होता है जी? यस सर, पैसा मिलता है। क्या करे? अच्छा, पूछो नहीं। भूत भगाने का सबसे बढ़िया उपाय जानते हो क्या करे? झाड़ू मार, ढाई ढाई पीट देना, भूत भाग जाएगा। बुझा रहा है ना? देखो, ये सब बेकार चीज है। बाबू ऐसा समझो, देखो बताते, कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए। शंकर भगवान खुद कहे हैं कि कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए
जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। दूसरे को भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कीजिए, कि डायन चुड़ैल कुछ सीख के होगा। अरे तो तू लोग को हम कहां कह रहे हैं, अपने पे काहे चिढ़ रही है। जो वाले चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हाल है। आपने, अरे हम किसी का नाम लिए जी, हम तो कह रहे हैं कि यही दिनों में सब सीखता है। ये अभी उन लोग का सीजन चल रहा है नमी वाला है। साइंस का जमाना आ रहा है बबुआ, बुझा रहा है ना। कुछ दिनों में भरोसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे 2-4-10 साल के बाद ये सबसे भरोसा नहीं रहेगा। पहले देखो बताते हैं, पहले इसका भरोसा करने का कारण भी था, पहले अंधकार ज्यादा रहता था। आपको एक बात बताते हैं, कौतनो कुछ है, डर नहीं लगेगा अगर कमरे में प्रकाश रहे, कमरे में लाइट रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हर तरफ लाइट है, अब कहां से कुछ हो, ऐसा कुछ समझ में ना आता। पहले से जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया है, हर जगह आदमी दिखेंगे आपको। पहले तुलना करोगे तो पहले ये सब करने का कारण हो गया था। और एक और कारण बना, जानते हो का, लाल पान की बेगम पढ़े है ना कहानी, तो उसमें वो कहती है ना, वो जंगी की पतोहिया के, चल दीदिया चल, नहीं जानती यहाँ पर लाल पान की बेगम बसती है, दिन दोपहरी रात चौपहरी बिजली की बत्ती भक भक जलती है। उसमें क्या किया गया था है? उसमें एक कहानी में दिखाया गया कि एक भ्रम बनाया गया था। पहले ना वो बच्चे को डराया जाता था कि चुप चुप न तो बिलैया काट दी ही। वही जब आप लोगों को कोई डराएगा कि बिलैया काट दी तो कहाँ बिलैया भैया ले आओ। तो वो अब डर क्या हो गया, वहां से खत्म हो गया। तो वैसे ही एक डर बनाया गया था कि बचवा इधर उधर घूमेगा नहीं। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। आपको क्या करना है, घर में अगर पौधा लगा होगा, अरे कहानी बता दे रहा हूं, पौधा लगा रहेगा तो उस पौधे को तोड़ना नहीं है, वो गमला उठा के लाना है। एक लंबी पत्ती वाले पौधों को जो गमले में लगा हुआ हो, 2 दिन तक उसको अंधेरे में रखना है। 2 दिनों तक क्या करना है, अंधेरे में रखने से फायदा क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ। अब पौधा जो है स्टार्च को, जो ग्लूकोज को है, स्टोर करके रखता है कि 1-2 दिन ना भी अगर बारिश होगा, ना भी सूर्य उगेगा, तो भी अपना काम कर लेगा वो, तो स्टोर कर रखता है। 2 दिन जब अंधेरा में रख दिए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हुआ नहीं। और जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं हुआ तो बताओ, उसमें प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं हुआ तो कुछ ग्लूकोज नहीं बना उसमें। तो इससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल की मुंह में थोड़ा सा, अब देखिए एक ऐसा बोतल लेना है चौड़ा मुंह वाला जिसमें पूरा पत्ता आ सके। उसमें कास्टिक पोटास का एक सांद्र घोल डाल देंगे। इसमें कास्टिक पोटास का एक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल एगो डालेंगे उसमें। और घोल डाल करके उसे कॉर्क से देखिए ना, वो ड्राइंग बनाने वाला आता है ना, उससे क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, बीचों में दरार काटेंगे तब ना पत्तियां घुसेगा उसमें। उसको पत्ती में घुसने भर उसमें एक पतला सा दरार जैसा छेद काट लेंगे। अब बोतल में पत्ती के आधा भाग को डालेंगे और आधे भाग को बाहर रखेंगे। इस तरह से आधा पात इसमें अंदर कर देंगे, आधा इसको क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। इसको कॉर्क से बंद है, अंदर पोटास, कास्टिक पोटास है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंदर है। कास्टिक पोटास इसलिए डाला जाता है कि अंदर में जो CO2 है उसको भी क्या करेगा, ये खींच लेगा। अब बाहर से तनी मनी आएगा तो ये खींच लेगा, उसके पास नहीं जाने देगा। अब क्या हो रहा है देखो, आधे भाग को बाहर रखे। अब इस उपकरण को 4 से 5 घंटा के लिए लेके घामा में रखेंगे। अब पत्ती को बोतल से निकालकर तोड़ लें और स्टार्च की मौजूदगी की जांच के लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए उबालें। पत्ती वही वाला चीज बा जो अभी तुरंत पहले पढ़ाए थे कि कैसे पता करेंगे कि इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उबालेंगे उसको,
उबाल के रंगहीन जब हो जाएगा तो पानी से धो करके क्या डालेंगे उस पे, आयोडीन के घोल में डुबा देंगे चाहे डालेंगे। अब आप पाएंगे कि वह भाग जो बोतल के बाहर था वह नीले रंग का हो गया, और जो स्टार्च, क्योंकि स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन नीला कर देता है, परंतु पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वो नीला रंग का नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल CO2 को सोख लेता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही अब इस पत्ती को हम उठा करके, ये देखिए बच्चों, ये पौधा था, ये पौधा था, इसको क्या किए हम, एक चौड़े मुंह वाले बोतल में इसको इसे बंद कर दिए, ठीक है। अब जब बंद किए तो अब देखिए ये जो भाग अंदर था इसको कर्क से बंद किए हैं, ले जाके जब घामा में 2-3 दिन तो पहले इसको नीचे रखे हैं, धूप में हटा के रखे हैं धूप से इसको। अब क्या किए, इसको धूप में लेकर रखे, लेकिन ऐसा सिस्टम बना के रखे कि हेनिया एकरा में हमें कास्टिक पोटास डाल दिए हैं KOH, ठीक। अब इनमें CO2 तनी मनी होइबो करेगा तो खा गया, और तनी मनी गलती से आइयो हो जाएगा तो ये खींचेगा इसको, ना समझ में आ रहा है? अब हेनिया CO2 नहीं मिला तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ, और जब क्रिया नहीं होता स्टार्च नहीं बना है, जब घाम में रहा तो एक फिर घाम में मिल गया, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया, इसमें स्टार्च बन गया। अभी पतैया तोड़ेंगे, फिर वही प्रोसेस पानी में उबालेंगे, स्पिरिट में डालेंगे, फिर उबाल के धो सुखवाएंगे, सुखवा के आयोडीन में डालेंगे, देखेंगे कि हेनिया वाला भगवान नीला हो गया, और ये अपना भाग क्या हो गया, लेकिन ये वाला भगवान नीला नहीं हुआ। काहे नीला नहीं हुआ? क्या कि जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, तो यह तो सिद्ध कर रहे थे हम लोग कि बिना CO2 का प्रकाश संश्लेषण का क्रिया संपन्न। समझ में आ गया? इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। इस तरह से आप लोगों का बायोलॉजी का एक्सरसाइज 1